नानूराम बीमार पड़ गए। बीमार तो वे कई महीनों से थे। अब हालात बिगड़ने लगी। आसपास के जितने जान, भोपा और नीम हकीम हो सकते थे उन सबको दिखाया जा चुका था, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े सूख कर कांटा होने लगे। खाना पीना बहुत कम हो गया। सांस पी लेते तो जी भारी लगता। उनके 2 बेटे थे। एक 20-21 साल का राधेश्याम, जो बीते 3 साल से पंजाब की किसी सड़क बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसका कोई स्थायी पता नहीं था। जहां सड़क बनाई जा रही होती वहीं टीन की झोपड़ी ताने वह रात में चौकीदारी के साथ साथ कभी कभार दिन में मजदूरी भी कर लेता। काम कुछ कम रहता तो साल में एक आध बार गांव आ जा करता। राधेश्याम से छोटा था 16-17 साल का घनश्याम। इन दोनों के बीच की 18-19 की बेटी ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी थी। लिहाजा नानूराम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी घनश्याम की ही थी। माँ सुबह से घर के कामकाज निपटाती, तब तक वह बकरियों को जंगल घुमा लाता, खेत का कुछ काम कर दिया करता। नानूराम ने जिंदगी भर की हाड़ तोड़ मेहनत से कुछ बचाकर अपने बच्चों की जड़ बांधने के लिए 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी। ऊसर उजाड़ जमीन को अपने हाथों से खेती लायक बना लिया। पर 1.5 बीघा में क्या होता है। हाँ, मजदूरी करते हुए इससे थोड़ा बहुत ठेका जरूर लग जाया करता। उसने अपने बड़े बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी कि तभी ना जाने कहां से यह बीमारी आ घुसी। बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले कहते ऐसी बीमारी घुसी है कि देह के साथ ही जाएगी। घनश्याम ऐसी बातें सुनता तो सिहर उठता। उसके लिए बाहर की दुनिया भी अदेखी अजानी ही थी। उसने अपने पिता के बिना अपने परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसका और माँ का क्या होगा यह सोचकर ही निढाल हो जाता। तभी किसी ने उसे बताया कि शायद कि शहर के सरकारी अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। उसने तय किया कि वह उन्हें शहर ले जाएगा, लेकिन शहर तो बहुत दूर था और उससे उसका कोई वास्ता भी नहीं था। पर मरता क्या ना करता। शहर आने जाने वालों लोगों से कुछ सुना, समझा और जाने की तैयारी करने लगा। इलाज मुफ्त सही, लेकिन आने जाने और खाने खर्चे के लिए पहली बड़ी जरूरत थी पैसा, जो उसके घर में नहीं था। उसने किसी तरह साहूकार माधो सिंह से 2000 रुपए उधार ले लिए। साहूकार ने कहा, पैसा तो दे रहा हूँ, पर होशियारी मत करना, नहीं तो वसूल करना मुझे भी आता है। 10 के ब्याज से 6 महीने के 3200 हो जाएंगे। पैसे नहीं आए तो फिर 3200 पर ब्याज लगेगा। घनश्याम पैसे लेकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह की ट्रेन से वह पिता को लेकर राजधानी के बड़े सरकारी अस्पताल पहुंच गया। उसने देखा, एक तरफ भीड़ ही भीड़ और अव्यवस्था। कोई किसी को सुनने तक को तैयार नहीं। हर जगह कतारें, नंबर आने तक धक्का मुक्की चलती रहती। लाइन में लगने पर भी डॉक्टर मिल ही जाए यह तय नहीं होता। टाइम हो जाता तो लाइन खत्म। वार्ड में बीमार पिता के पास माँ को छोड़कर वह यहाँ से वहाँ भटकता रहा। मुफ्त इलाज की बात थी, पर यहाँ तो ज्यादातर दवाइयाँ बाजार से ही मंगवाई जाती। गांठ में बंधा रुपया हर दिन मुट्ठी से फिसलता जा रहा था और नानूराम की तबीयत तो सुधरने के बजाय और बिगड़ती ही जा रही थी। 8वें दिन की सुबह नानूराम ने दम तोड़ दिया। घनश्याम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह भी टूटकर रोना चाहता था, लेकिन उससे पहले शव को गांव ले जाने के आसान संकट ने उसे रोक लिया। वह आगे की सोचने लगा। इधर आनन फानन में वार्ड से निर्जीव देह स्ट्रेचर से पोस्टमार्टम रूम के गलियारे में एक ओटेला नुमा बेंच पर पहुंचा दी गई। अस्पताल का स्टाफ उन्हें बार बार फटकार रहा था कि वे जल्दी से जल्दी डेड बॉडी को अपने घर ले जाएं। थोड़ी ही देर में यहाँ मंत्री जी और बड़े अफसर मरीजों को फल बांटने आ रहे हैं। अस्पताल को धो पोछ कर चकाचक किया जा रहा था। घनश्याम ने अपनी जेब में रखे रुपए टटोले। कुल मिलाकर 348 रुपए।
इतने रुपए में शव को गांव तक ले जाना कैसे होगा। घनश्याम माँ को वहीं छोड़ दौड़ते हुए सड़क पर आया। अब घनश्याम के पास कोई चारा नहीं था। उसने वहां से गुजरते कई वाहनों से गुहार की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी उसे एक टेम्पो आता दिखा। उसने टेम्पो वालों को अपनी परेशानी बताई। टेम्पो वाला भला आदमी था, वह उसकी पीड़ा समझ गया। घनश्याम को दिलासा देते हुए उसने बताया कि उसका एक परिचित मेटाडोर वाला है, वह तुम्हें गांव छोड़ देगा और पैसों की फिक्र मत करो, गांव पहुंचकर बंदोबस्त करके दे देना। अभी डीजल का इंतजाम किसी तरह वह खुद कर लेगा। घनश्याम के लिए यह प्रस्ताव सुनते ही तिनके को सहारे की तरह लगा। उसे पता था कि घर पर भी उसे देने लायक पैसे नहीं होंगे, पर भरोसा था कि किसी तरह इंतजाम हो जाएगा। उसने तुरंत हामी भर दी। देर रात घनश्याम शव लेकर घर लौटा। शव को जमीन पर लेटाकर उसने यहाँ वहां पैसों की जुगाड़ करनी शुरू कर दी। छोटी मोटी बात होती तो आसपास वाले कुछ कर भी देते, लेकिन 3,000 की रकम किसके घर में थी। सबके घर में मिट्टी के चूल्हे थे। सबकी हालत एक जैसी थी। राधे श्याम को कहाँ और कैसे खबर करते। अंततः आधी रात के बाद घने अंधेरे में भौंकते हुए कुत्तों से बचते हुए घनश्याम ने साहूकार का दरवाजा खटखटाया। उम्मीदे से साहूकार ने घनश्याम का निर्जीव सा फफक चेहरा देखा तो सब कुछ समझ गया। उसे दरवाजे के पास बैठाकर वह भीतर से कोरा रुका और शाही का पैड ले आया। घनश्याम से अपने दाएं हाथ का अंगूठा पैड पर घुमाया तो अंगूठे की लकीरों पर काली शाही उतर आई। उसने कोरे रुके पर सरपंच की बताई जगह पर अंगूठा लगा दिया। पैसे देते हुए साहूकार ने कहा, 10 के ब्याज से 6 महीने के 3200 पहले के और अब के 4800, तो कुल 8,000 हो जाएंगे। पैसे नहीं आए तो फिर 8,000 पर ब्याज लगेगा। अगले साल तक पैसे ना आए तो 1.5 बीघा जमीन मेरी। सुबह मुनीम तेरे अंगूठे किए रुक्के पर ये सब लिख देंगे, ठीक है। घनश्याम ने सहमति से सिर हिलाया और पैसे लेकर घर आ गया। मसान में शव को कपड़े उतार कर लेटा दिया गया। घनश्याम बाएं हाथ से लोटा पकड़े दाएं हाथ के अंगूठे से पिता के मुंह में आखिरी अंजुली से पानी की बूंदें गिराता है। अंजुली के पानी के साथ अंगूठे की शाही भी नानूराम के मुंह में टपक पड़ी और घनश्याम अचानक फफक फक फक कर रो पड़ा।